नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया है। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनय कुमार ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने उम्दा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उन्हें भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल 21 अगस्त को 9 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण आज पूरा हो गया है। आपको बता दें, 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उत्तराखंड को 231 प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी मिले। इनमें 69 महिलाएं और 162 पुरुष शामिल हैं। ये सभी प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होंगे। समाचार पत्रों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान का चमोली। और सर्वांग सर्वोत्तम के रूप में रही और आज की परेड के परेड कमांडर, परेड सेकेंड इन कमांड के रूप में ये पिछले वर्ष अगस्त 2023 में हमारे 261 मुख्य आरक्षी दूरसंचार के प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, जो आज 28 मई 2024 को पूरा हो रहा है। और पुलिस विभाग के लिए और विशेष रूप से हमारे दूरसंचार विभाग के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा गर्व का दिन है। जिस तरीके की परेड इन मुख्य आरक्षियों ने प्रदर्शित किया, इस उच्च कोटि का अनुशासन, ड्रिल और मतलब सारा अपनी कार्रवाई इन्होंने दिखाई, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पुलिस विभाग की पूरे मनोबल के साथ, बहुत अच्छे अनुशासन के साथ, बहुत अच्छी कार्य कुशलता और दक्षता के साथ सेवा देंगे। और मैं इन सभी मुख्य आरक्षियों का उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं और उनके परिजनों को, उनके सभी रिश्तेदारों को जो आज इस परेड में आए, उनको भी बधाई। इधर चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियों के चलते जून में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पिछले साल की अपेक्षा इस बार स्क्रीनिंग केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों पर कई जगह हेल्थ एटीएम भी लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि इस बार स्वास्थ्य संबंधी बंदोबस्त पिछले साल की अपेक्षा और भी ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अभी फिलहाल सभी चारों धाम को मिला के लगभग 2,05,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने। इसमें 1,23,000 ऐसे यात्री हैं जो 50 की उम्र से कम हैं और 82,000 ऐसे यात्री हैं जो 50 की उम्र से ज़्यादा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 1,99,000 लोगों ने खुद ही जो है स्क्रीनिंग के लिए ऑप्ट किया है। ये इस वजह से भी है क्योंकि हमने लगभग 12 भाषाओं में SOPs भी जारी किए थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्टेट्स को भी हम लोगों ने सतर्क किया था कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। और सभी स्वास्थ्य सचिवगण जो दूसरे स्टेट्स के स्वास्थ्य सचिवगण हैं, उनको भी हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें जो SOPs हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 6,000 से भी ज़्यादा कोमॉर्बिड जो है स्क्रीनिंग के दौरान कोमॉर्बिड यात्री हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनसे हमने अंडरटेकिंग भी लिया है कि जो आगे का जो यात्रा है तो उसको वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं, हमने जो है इस बार स्क्रीनिंग सेंटर्स भी हमने बढ़ा दिए हैं पिछले बार के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे पिछली बार हमारे पास 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स थे, लेकिन इस बार हमने 50 स्क्रीनिंग पॉइंट के अलावा 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स भी हमने इस बार हमने रखा है, जहां पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है लगातार यात्रियों की जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और चारधाम रूट में जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, सभी जगह जो है हेल्थ ATMs भी लगे हैं, जहां यात्री स्वयं जाके अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स
चलिए आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा करने आ रहे यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं हरबटपुर में भी रुके हुए चार धाम यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं, जिससे यात्रियों में खुशी का माहौल है। वहीं यहां पर कई राज्यों से यात्री आ रहे हैं और उनका पंजीकरण भी हरबटपुर में हो रहा है। थोड़ा हल्का चीनी और डालो यार, चीनी कम है। चीनी कम है? हाँ। सुविधा है, पानी की व्यवस्था सब अच्छा है, सब व्यवस्था है, दवा का पानी की सब व्यवस्था है, और गर्मी इतनी पड़ रही है, और पानी की व्यवस्था अच्छा व्यवस्था है, कूलर कूलर लगा हुआ है, सब व्यवस्था है। मेरा नाम सुरेश कुमार शाह। सुरेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? ये हम आसाम से आए हैं। कहाँ के लिए आए हैं आप? केदारनाथ जाने के लिए। क्या यहाँ जो हरबटपुर विकास नगर आए हैं, यहाँ आपको सुविधा है सब? यहाँ पे बहुत सुविधा है, प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से बहुत सुविधा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, जो भी तकलीफ कुछ में ऐसा नहीं लग रहा। सब यात्री एकदम कुशल मंगल से है यहाँ पर। सभी अच्छा काम के लिए अपना बाबा के दरबार में जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई कमी नहीं है, बहुत ही खुशहाल से जा रहे हैं। मेरा नाम रीना भरवार है। कहाँ से आए आप? हम गुजरात से आए हैं, गुजरात अहमदाबाद से, और चार धाम यात्रा के लिए हम निकले हुए हैं यहाँ पे। और अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी वेटिंग चल रहा है, पर यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हम हैप्पी है। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा या ना सुविधा मिल रही हो आपको? सुविधा है, अच्छी सी है। अभी आगे जाके पता चलेगा कि आगे क्या है। क्या कहना चाहेंगे आप? टेंशन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बस अब तक तो ये कहना चाहती हूँ कि जिसी को भी आना है, महादेव की कृपा हो तो आप आ सकती हो, कोई टेंशन नहीं है। और इस साल बहुत बढ़िया है आपके लिए। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का दावा कर रही थी। वहीं श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चारधाम में व्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसीलिए केंद्र सरकार की निगरानी में यह यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। वहीं चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालु अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, लेकिन यहां से कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौट रहे हैं। यह उत्तराखंड के लिए सही बात नहीं है। सरकार सिर्फ बातें बना रही है, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। समय के साथ साथ यात्राओं की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हर साल के फेलियर के बाद भी उस ओर को ध्यान नहीं दे रही। पिछले बार दोनों मंत्री गायब थे, हेल्थ मिनिस्टर गायब थे, टूरिज्म मिनिस्टर, तीर्थाटन मिनिस्टर गायब थे, और इस बार भी बहुत देर से आए हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको फर्म निर्देश देने पड़ेंगे और ये 2-3 साल में व्यवस्थित भी हो जाएगा। लेकिन एक बार आदत तो डालें आप, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि बनी है चारधाम यात्रा से। आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया कि बाहर से राज्यों से लोग आकर गालियां देकर वापस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 15-15 दिन एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा है और जितना पैसा वो यात्रा के लिए आए हैं वो खत्म हो जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे इनको व्यवस्थित करेंगे, कैसे पूंजीपति और जो कम साधन वाला है उसमें आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की ओर को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस की कहीं कहीं पर चौकी है, लेकिन बीच में कुछ पीआरडी के जवान दिखाई देते हैं। पूरी यात्रा में अव्यवस्था है, पानी की दिक्कतें हैं, खाने की दिक्कतें हैं, और जिस तरीके से भयानक स्थिति बनी है और जिस तरीके से दूसरे राज्यों के लोग सरकार के खिलाफ वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो चिंताजनक है। इससे हमारे पूरे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और ये बड़े अफसोसजनक है कि होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है दिल्ली से, और राज्य सरकार का कहीं भी कुछ भी दिखाई इसमें नहीं दे रहा, जो अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक पहलू है। और मेरे को ये मानना है कि चारधाम यात्रा जो हमारी लाइफलाइन है, जिससे हमारी रोजी रोटी भी है, जिससे हमारा तीर्थाटन भी है, उसको बहुत गहरा धक्का इस सरकार में लगा है। क्योंकि पिछले बार की अव्यवस्था से लोग परेशान थे, इस बार और बुरे हालत में हैं और लोग कार्डियक अटैक से मरे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से मरे हैं। मैंने फिर इस बार आप लोगों के माध्यम से कहा था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, कार्डियक डॉक्टरों की आवश्यकता हो। सरकार फिर नहीं चेती और फिर से बहुत सारे लोग हताहत
केवल दिल की वजह से, दिल मतलब हार्ट फेलियर की वजह से मरे हैं, जिसकी पुख्ता जानकारी लोगों के बीच में। इधर रिसपना नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ देहरादून स्थित चूना भट्टा से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की है। बता दें, एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद रिसपना नदी के किनारे अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं इस मामले पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि यह गरीबों पर अत्याचार है। 2016 के बाद कौन सी बस्ती बसी है? उन्होंने कहा कि ये सब लोग पहले से ही यहां रह रहे थे और सरकार गरीबों को उजाड़ रही है, जबकि लोग पाई पाई जोड़कर घर बनाते हैं और यह सरकार बुलडोजर चलाकर उन्हें उजाड़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बेशर्म सरकार, नकारी सरकार और भ्रष्ट सरकार, अंकिता भंडारी मर्डर केस को किस तरीके से उत्तराखंड में भीषण गर्मी के कारण लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के मद्देनजर डॉक्टरों ने लोगों को अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए हैं। विकासनगर के उपजिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि गर्मी में लोगों के बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, लिहाजा हो सके तो सुबह 11 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें। लोग 4 बजे तक घर में ही रहें और थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में लोगों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, गर्मी का मौसम आ गया है और इस वर्ष तो कुछ गर्मी ज़्यादा ही है, तो गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। सौभाग्य से हमारे यहाँ अभी कोई हीट स्ट्रोक वगैरह का मरीज तो नहीं आया है, लेकिन शहरों में आ जाते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है, एक तो दोपहर के टाइम में 11-12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर ही रहें। घर के बाहर जब भी जाएं तो हमेशा सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें, सिर को ढक के रखें और पानी खूब पिएं। घर से भी पी के जाएं और पानी खूब पिएं। और अगर किसी को जरा भी कोई दिक्कत लगती है कि चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, कमजोरी है, तो वो तुरंत अस्पताल आ जाएं। उनके उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ है और अभी सौभाग्य से अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई मरीज नहीं आया है। और इसके साथ इस मौसम में उल्टी पेचिस की बीमारी भी बढ़ जाती है, तो उल्टी पेचिस के अभी 2-4 मरीज आने लगे हैं हमारे यहाँ। तो हमारा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, पानी सिर्फ फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पिएं, बासी भोजन बिल्कुल ना करें, खाने को बिल्कुल ढक के रखें, उस पर धूल मक्खी वगैरह ना बैठें और फलों का और सलाद का इस्तेमाल भी बिल्कुल साफ पानी से धोने के बाद ही करें। और किसी को भी उल्टी या पेचिस होती है तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने बताया है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद चमोली से भी कई वादी ऐसे होंगे जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित होंगे। उनके लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ऐसा अवसर प्रदान किया गया है जिसमें सरलता से उनके मामलों का निस्तारण हो सकता है। उन्होंने अपील की है कि जनपद चमोली में अगर कोई भी वादी ऐसा है जिनका सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है और लंबे समय से चल रहा है, तो उसके निस्तारण के लिए अपने मामले को लेकर जिला न्यायालय गोपेश्वर में पहुंचकर विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचकर जानकारी दे सकते हैं, जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से मामलों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जहां पर मामले का निस्तारण होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत जो आयोजित की जा रही है वो दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस मामले में जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको सुलह समझौते के आधार पर उनका निस्तारण किया जा सकता है। इस संबंध में जो पक्षकार है और
पक्षकारों को जो है, जैसे जनपद चमोली में जो भी लोग हैं और उनके सर्वोच्च न्यायालय में केसेस किसी उसमें लंबित हैं, तो वो अपने केसों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकता है। वो जो इधर रुड़की की सोलानी पार्क के नजदीक गंगनहर में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गई। इस घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को बाहर निकाला और इलाज के लिए सिविल अस्पताल रुड़की पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला ने स्वयं गंगनहर में छलांग लगाई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच भी शुरू की है। चलिए, उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।